अब हम आते हैं माइस स्कैटरिंग पे। माइस स्कैटरिंग तब होती है जब एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स का साइज लगभग उतना ही होता है जितनी की आने वाले ईएमआर की वेवलेंथ होती है। तो इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं डस्ट, ट्रीज से निकलने वाले पोलन, धुएं के पार्टिकल, वाटर वेपर इत्यादि। ये सब जो स्कैटरिंग करते हैं यानी इनका साइज और वेवलेंथ ईएमआर की ये लगभग सेम साइज की होती है। तो ये थोड़ा सा जो जो रिले स्कैटरिंग हुई थी उस उन ईएमआर के वेवलेंथ छोटी थी। माइस स्कैटरिंग वाले जो बैंड हैं और जो एरोसोल्स हैं यानी डस्ट, पोलन, स्मोक, वाटर वेपर, इनके पार्टिकल्स के साइज लगभग बराबर होते हैं। तो ये मेनली विजिबल बैंड जो है ब्लू, आपका ग्रीन, रेड इत्यादि, इन सब के साथ इफेक्ट इंटरेक्शन करेगी। तो माइस स्कैटरिंग हर समय एक जैसी नहीं होती है। यूं समझिए आप कि जब थोड़ी एटमॉस्फेयर में धुंध छाई हुई है या बादल हैं हल्के, या फिर कुछ आंधी इत्यादि आने के कारण डस्ट पार्टिकल बढ़ गए हैं, उस समय माइस स्कैटरिंग होती है। और माइस स्कैटरिंग का अधिकांश पार्ट एटमॉस्फेयर के लोअर पोर्शन में होता है। यानी ये देखिए, ये जो एरिया है नीचे का एरिया, लोअर एटमॉस्फेयर है, सरफेस से 2 या 3 किलोमीटर की हाइट तक का, वो उसी के अंदर 5 किलोमीटर की हाइट मान सकते हैं, उसी में अधिकांशतः एरोसोल्स लोअर एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, अपर एटमॉस्फेयर में नहीं होते हैं। तो माइस स्कैटरिंग जो है वो लोअर एटमॉस्फेयर का फेनोमेना है। यूजुअली जब क्लाउड्स हैं या आंधी या इस तरह का कुछ आ गया है तो उसके कारण, अब चूंकि ये स्कैटरिंग हो गई है तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं दिखती। आपकी खुद की आई से भी आप चारों तरफ की चीज़ों को देखेंगे तो वो उतनी कलरफुल नहीं दिखती जब बादल होते हैं जितने कि बिना बादल के सनलाइट के अंदर दिखती हैं, क्योंकि सनलाइट आके जो चीज़ें अर्थ के सरफेस पे है उनसे उनको हिट करती है और रिफ्लेक्ट होके आया रेडिएशन आप तक आ रहा है। अब क्या हो रहा है माइस स्कैटरिंग के कारण कि आने वाले विजिबल लाइट वाला जो रेडिएशन है, चूंकि स्काई ओवरकास्ट है यानी बादलों से आच्छादित है, तो बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग हो चुकी है और आने वाले सोलर रेडिएशन के कम बीम जो है वो कम पार्ट अर्थ के सरफेस को डायरेक्टली हिट कर रहा है। तो चीज़ें बहुत क्रिस्प क्लियर माइस स्कैटरिंग के कारण नहीं दिखती। तो अब ये भी माइस स्कैटरिंग अगर बहुत, अब लकीली माइस स्कैटरिंग हर समय नहीं होती। जब स्काई ओवरकास्ट होगा, बादल होंगे, आंधी वगैरह आई हुई होगी, या अर्बन एरियाज के ऊपर जहाँ पे कि स्मोक, धुआं इत्यादि बहुत होता है, उन एरियाज में माइस स्कैटरिंग का फेनोमेना ज़्यादा देखने को मिलता है। और ऑफ कोर्स जब सिग्नल अर्थ के सरफेस से हिट होके अपर एटमॉस्फेयर में सैटेलाइट के सेंसर के पास पहुंचेगा, और जिस उस एरिया में अगर माइस स्कैटरिंग का फेनोमेना काफ़ी हो रहा है, आप यूँ मान सकते हैं कि सर्दियों के समय में दिल्ली की स्थिति देखिए। पूरी दुनिया में कहा जाता है कि दिल्ली सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कैपिटल होती है सर्दी के सीज़न में, दिसंबर में, जनवरी में। उसका कारण होता है कि दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर लगभग 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। नई दिल्ली में पर्सनल व्हीकल, कारों इत्यादि की कारों की जो संख्या है वो चेन्नई, जो दूसरे महानगर हैं चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, तीनों महानगरों के व्हीकल्स को ऐड कर दिया जाए, उससे ज़्यादा व्हीकल्स दिल्ली में हैं, तो वहाँ पोल्यूशन तो दिखाई ही। उसके अलावा दिल्ली के चारों ओर का जो एरिया है, वेस्टर्न यूपी का, पंजाब का, हरियाणा का, उस समय वहाँ चावल की फसल निकाल ली जाती है और बचा हुआ जो कचरा होता है, क्योंकि कंबाइन ऊपर से काटती है, तो खेत के अंदर खड़े हुए जो पौधे होते हैं, बचा हुआ बटल होता है, उसको आग लगा दी जाती है और उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धुआं उठता है। और चूंकि सर्दी का सीजन होता है तो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ होता है, तो वो धुआं एटमॉस्फेयर के अपर लेयर्स में नहीं जाता है या पार नहीं करता, और वो एक तरह का ब्लैंकेट की तरह का काम करता है। अब ऐसी स्थिति में यदि हम दिल्ली या उसके आसपास के एरिया की
कोई इमेज लेना चाहें तो उस इमेज में अर्थ के सरफेस के फीचर्स तो क्लियर नहीं आएंगे, मगर हाँ ये इतनी अधिक स्कैटरिंग होगी कि रिमोट सेंसिंग के द्वारा ये जरूर पता चल जाएगा कि यहाँ स्मोक या स्मोक बहुत ज़्यादा है। और तीसरी तरह की जो स्कैटरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। अब नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग क्या है? नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग तब है जब ये जो पार्टिकल्स हैं जिनसे कि आने वाला ईएमआर टकरा रहा है तो वो ईएमआर की वेवलेंथ से बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं। अब ये बड़े साइज के पार्टिकल्स क्या होते हैं? जब आकाश में बादल हैं और कंडेंसेशन हो चुका है तो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं या डस्ट के लार्ज पार्टिकल हैं, तो ये नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग करते हैं। इस स्कैटरिंग में चारों तरफ हर तरह की वेवलेंथ जो है इनसे हिट होने के बाद अलग अलग तरफ चली जाती है। अब इतने घने बादल होंगे तो उसका सबसे बड़ा असर तो है कि सोलर रेडिएशन आया, बादलों से टकराया और रेडिएशन टकरा के वापस लौट गया, वो अर्थ के सरफेस तक आता ही नहीं है। नहीं आएगा तो बादल क्या करेगा? बादल एक ब्लैंकेट की तरह या जो सेंसर है उसके और जमीन के बीच में एक दीवार की तरह काम करेगा। तो जहां बादल आ गया तो उस वहां के नीचे के एरिया की रिमोट सेंसिंग सरफेस फीचर्स की नहीं हो पाएगी। दूसरा, बादल अपनी शेडो भी कास्ट करेगा, वो एरिया भी क्लियरली नहीं दिखेगा। हाँ, नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग के कारण ही वो कारण है कि चूंकि अब आपने देखा कि नॉन सेलेक्टिव का मीनिंग है शॉर्ट वेवलेंथ को भी स्कैटर कर रहा है, मीडियम वेवलेंथ साइज की वेवलेंथ को भी स्कैटर कर रहा है, और थोड़ी लंबी जो वेवलेंथ है फॉर एग्जांपल ब्लू बैंड को, ग्रीन बैंड को, रेड बैंड को, तीनों को इक्वली स्कैटर कर रहा है। तो आप जानते हैं कि जब तीनों रंगों को मिला दिया जाता है या तीन तो प्राइमरी कलर हैं, सातों रंगों को मिला दिया जाता है तो वाइट कलर बनता है। रेनबो के सेवन कलर्स को मिक्स कर दिया जाए तो वो वाइट कलर बनता है। आप एक छोटा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक कोई सर्कुलर डिस्क ले लीजिए, कोई बड़ा ढक्कन ले लीजिए किसी चीज़ का, और उसके ऊपर अलग अलग जो रेनबो के सारे कलर हैं उनका एक एक या सर्कुलर वे में पेंट कर दीजिए या उनको वेज के फॉर्म में ट्रायंगुलर पेंट कर दिया जाए और फिर डिस्क को जोर से घुमाइए तो डिस्क आपको वाइट नजर आएगी। तो यही नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग के कारण बादलों का जो टॉप है, यदि आप एरोप्लेन से कहीं जा रहे हैं तो बादलों का जो टॉप है वो वाइट नजर आता है। और ऑफ कोर्स रिमोट सेंसिंग के लिए नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग तो लकीली है कि पूरी अर्थ के ऊपर हर समय बादल नहीं होते हैं। कुछ एरियाज में बादल होते हैं, जैसे मानसून के टाइम में भारत पे बादल होंगे, या जो इक्वेटोरियल एरियाज हैं उनके अंदर दोपहर बाद में बादल आएंगे तो मॉर्निंग में उन एरियाज की इमेजिंग की जा सकती है। और तो माइस नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग स्काई के अंदर बहुत ज़्यादा क्लाउड्स होने के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो हमारा ये स्कैटरिंग का जो ईएमआर का जो एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन है उसमें स्कैटरिंग का जो पार्ट है उसके बारे में आज हमारी चर्चा यहाँ पे फिनिश होती है। मैं रिकैप कर देता हूँ आपके लिए। सोलर रेडिएशन या ईएमआर सन से ट्रैवल करके स्पेस के थ्रू ट्रैवल करता है लगभग 8 मिनट तक, फिर अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर जब सोलर रेडिएशन एंटर करेगा तो उसके साथ दो तरह की दो फेनोमेना होंगे। एक तो रेडिएशन के कुछ पार्ट का एब्जॉर्प्शन होगा। यूजुअली एब्जॉर्प्शन इनकमिंग सोलर रेडिएशन में बहुत छोटी वेवलेंथ का होता है और वो अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन और ऑक्सीजन की जो है वो इसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, और इससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि वेजिटेशन की हेल्थ को या हमारी स्किन को भी बहुत हार्म पहुंचा सकता है वो अर्थ के सरफेस तक नहीं आता। छोटी वेवलेंथ और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होता है, और उसके एब्जॉर्प्शन से हमारा एटमॉस्फेयर वार्म भी होता है, गर्म भी होता है। उसी के कारण अर्थ के ऊपर इस तरह की कंडीशंस बन पाती हैं कि यहाँ जीवन पनप पाए। यदि एटमॉस्फेयर में सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा? दिन के अंदर सोलर रेडिएशन आएगा, अर्थ के सरफेस को गर्म करेगा,
और रात के अंदर अर्थ का सरफेस इतना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा कि बर्फ जमने लगेगी, पानी जमने लगेगा। ऐसी स्थिति में फसलें नहीं हो सकती, वेजिटेशन नहीं हो सकता। बहुत सी तरह के जानवर इतनी वाइड रेंज के टेम्परेचर में नहीं रह पाएंगे। हाँ, ह्यूमन बींग्स तो घरों में रह लेते हैं, शायद उनको कोई प्रोटेक्शन मिले, मगर अगर ये एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, एटमॉस्फेयर इस लेयर की तरह काम नहीं करे, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आया उससे एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्प्शन से हीट जो है वो एयर के गैस के मॉलिक्यूल्स में मिली और अब वो रेडिएट करना शुरू करेंगे और वो एटमॉस्फेयर के एटमॉस्फेयर से ग्राउंड की तरफ भी रेडिएशन करेंगे और आउटर स्पेस की तरफ भी करेंगे। इसी तरह अर्थ के को हिट करने के बाद जो रेडिएशन वापस ट्रेवल कर रहा है स्पेस में, उसका भी कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा। तो बेसिकली हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो ईएमआर के एब्जॉर्प्शन से अर्थ को वार्म रखता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको कहते हैं, आप लोगों ने शुरू की क्लासों में, बीए में भी, स्कूल में भी इस इफेक्ट को खूब पढ़ा है। तो वो एब्जॉर्प्शन का पार्ट है। रिमोट सेंसिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो वेवलेंथ एब्जॉर्व कर ली गई वो ना तो अर्थ के सरफेस तक आई, या सरफेस पर आने के बाद में जो एब्जॉर्व हो गई वो रिफ्लेक्ट होके वापस सैटेलाइट सेंसर तक नहीं जाएंगे। तो जो पार्ट एब्जॉर्व्ड है उसकी रिमोट सेंसिंग करने के लिए ईएमआर के उस पोर्शन का यूज नहीं किया जा सकता। जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं यानी एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रेवल होके अर्थ के सरफेस तक आएंगे और यहाँ से टकरा के वापस स्पेस की तरफ जाएंगे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। तो जो पार्ट रिफ्लेक्ट होके वापस जाता है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक विंडो, यानी एटमॉस्फेयर उसको रोक नहीं रहा, ना तो आने में रोक रहा है ना जाने में रोक रहा है। उस पार्ट को सेंस करने के लिए, उस पार्ट की इमेजिंग करने के लिए, उस पार्ट को यूज करके अर्थ के सरफेस की जानकारी लेने के लिए सैटेलाइट के सेंसर्स बनाए जाते हैं या रिकॉर्डर बनाए जाते हैं। वो उसको सेंस करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे और उस इमेज को हम इंटरप्रेट करेंगे अर्थ के सरफेस को समझने के लिए। तो वो तो एब्जॉर्प्शन के बारे में थी। दूसरा जो चीज होती है एटमॉस्फेयर में वो होती है स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग जो है, इसकी डिटेल डिस्कशन हम कर ली। स्कैटरिंग में एब्जॉर्प्शन नहीं है, एयर के, वाटर वेपर के, एरोसोल्स, डस्ट पार्टिकल के मॉलिक्यूल्स के साथ ईएमआर आके टकराता है और वो किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके जा सकता है। यदि ईएमआर छोटी वेवलेंथ का है तो वो नाइट्रोजन या जो भी इस तरह की जो गैसेस से टकराता है उससे जो स्कैटरिंग होगी वो रिले स्कैटरिंग कहलाएगी। ईएमआर और ये ज़्यादातर ब्लू बैंड में या अल्ट्रावायलेट कुछ पार्ट जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो स्कैटर होगा रिले स्कैटरिंग के द्वारा। इसके कारण हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है दोपहर में या थ्रू द डे। सुबह शाम रिले स्कैटरिंग जो ईएमआर चूंकि हमारे एटमॉस्फेयर में लंबा ट्रेवल करता है तो अपर एटमॉस्फेयर में ब्लू बैंड की स्कैटरिंग अधिक हो जाती है, परंतु लोअर बैंड में रेड वेवलेंथ ही आ पाती है। तो हमें स्काई जो है होराइजन यानी जहाँ सूर्य और पृथ्वी मिल रहे हैं उस जगह रेडिश या पिंकिश या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। माई स्कैटरिंग में जो ग्रीन बैंड हैं, रेड बैंड हैं, वे ईएमआर के वो जो बैंड्स हैं उनकी वेवलेंथ और डस्ट पार्टिकल या एरोसोल के साइज इक्वल होता है और ये माई स्कैटरिंग होती है। माई स्कैटरिंग के कारण आपको जो रिमोट सेंसिंग में इमेजेस क्रिस्प नहीं मिलेंगी। ये अक्सर अर्बन एरियाज के पास में या ऐसे इलाकों में जहाँ ठंड अधिक है, फोग आती है, वहाँ माई स्कैटरिंग का इम्पैक्ट ज़्यादा मिलेगा। नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग क्लाउड्स के कारण होती है मेनली। तो क्लाउड्स जिस जगह आते हैं वहाँ पे नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग होगी। रिमोट सेंसिंग के लिए तात्पर्य ये है कि क्लाउड्स का आइडेंटिफिकेशन तो बहुत ही आसान है, इमेजरी में वो वाइट नज़र आएंगे। तो क्लाउड्स को या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के पैटर्न्स को, मॉइस्चर के मूवमेंट को, कब किस एरिया के अंदर क्लाउड्स मूव कर रहे हैं उनको यदि जानना है तो उसके लिए नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग हेल्प करती है क्लाउड्स के आइडेंटिफिकेशन के अंदर। और तो ये स्कैटरिंग के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम ईएमआर का जो सिग्नेचर होता है, यानी सिग्नेचर से तात्पर्य क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने जाना कि शॉर्ट वेवलेंथ, मीडियम वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ होती है। फ्रीक्वेंसी के बारे में भी जाना।
मेनली हम वेवलेंथ को अपना बेसिक क्राइटेरिया बना के हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। फ्रीक्वेंसी के बारे में इतना अधिक एम्फेसिस नहीं रहेगा। तो अब आपको ईएमआर के बारे में मालूम है, एटमॉस्फेयर के अंदर ईएमआर के इंटरेक्शन के बारे में मालूम है, एब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग, एटमॉस्फेयर में जो विंडोज हैं उनके बारे में मालूम है। अब हम देखेंगे कि जो रेडिएशन वापस गया है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन सैटेलाइट सेंसर तक, वो जब वहाँ रिकॉर्ड होता है तो उस रिकॉर्ड में क्या ऐसी चीज़ है जो हमें बताती है कि किसी स्थान पर तो जल राशि है, कहीं पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कहीं पत्तियां गिराने वाले फॉरेस्ट हैं, कहीं ग्रीन वेजिटेशन है, कहीं पे बालू का स्तूप है, कहीं पे स्नो कवर है। तो हर प्रकार के लैंड एरिया या सरफेस एरिया का एक स्पेशल स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होगा, यानी वो रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब या स्कैटर नहीं हुआ था आके उससे टकराया, टकराने के बाद उसको जो पार्ट एब्जॉर्ब हो गया उसको हटा दीजिए, जो रिफ्लेक्ट होकर वापस सेंसर तक गया वो उसका सिग्नेचर है कि जो उसने रिफ्लेक्ट करके भेजा। तो वो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कि किस बैंड में एब्जॉर्ब करेगा और कोई किस प्रकार का मटेरियल किस बैंड में ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। तो मेनली आपको जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर वाटर बॉडीज का समझना है, सॉइल्स का समझना है और वेजिटेशन का समझना है। तो और लेट्स से स्नो कवर का समझना है। तो अगली क्लास के अंदर हम जो ईएमआर का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। स्कैटरिंग वाले पार्ट के बारे में यदि आप लोगों के कोई इसके संबंध में कन्फ्यूजन है, शंकाएं हैं, तो आप अपने फीडबैक में उसको लिख सकते हैं। मैं उसको अगले लेक्चर में चीज़ों को क्लैरिफाई करने का फिर से प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही। अलविदा।